हेलो स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। देखिए, स्टॉक का जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको समझना है ना, तो उसे समझने से पहले अगर आप इस टर्म को पर्सनल लाइफ में समझ लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक का क्या हो सकता है। जब आपने कभी अब खुद के लिए फील किया है कि जब कभी भी आप बैड फील कर रहे हो, बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपका बैड टाइम चल रहा हो, तो उस वक्त जो आपको हेल्प करता है, आप कहते हैं ना कि ये मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क किया, ये मेरा सपोर्ट रहा, क्योंकि इसने मुझे और ख़राब समय नहीं देखने दिया या मुझे और लो फील नहीं करने दिया, इसने मेरे को सपोर्ट कर दिया। राइट। इसी तरीके से जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप स्टक हो जाते हो, मतलब अब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, तो आप कहते हो ना कि ये यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मैं रेजिस्ट हो गया हूँ, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं इससे आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। बस सेम कॉन्सेप्ट को आपको स्टॉक में भी अप्लाई करना है। स्टॉक में भी एक डाउन टाइम आता है जब वो नीचे गिर रहा होता है, और एक टाइम होता है जब वो अपवर्ड जा रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उन्हीं दोनों लेवल को ये डिफाइन करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकल एनालिसिस के वक्त काम आता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उनके हिस्टोरिकल डेटा को उठा के ना, उनके हिस्टोरिकल डेटा को चेक करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम आगे की प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती हैं, बुलिश बेयरिश क्या ट्रेंड बन सकता है, हम उस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना, हम ये एनालाइज करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की जब बात कही जाती है, सो बेसिकली होता क्या है, ये जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, वो एक चार्ट पैटर्न पे, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया, एक चार्ट पैटर्न हो गया। सो बेसिकली वो चार्ट पे जब इसको डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो भी स्टॉक है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है ना। उस ट्रेंड को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और जो स्टॉक्स की प्राइस है उसकी फ्यूचर मूवमेंट कैसी होगी, वो बुलिश है, बेयरिश है, क्या ट्रेंड वो फॉलो करेगा, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली एक चार्ट पैटर्न है, दैट्स इट, है ना। वो जब आप पूरा, आपने देखा बार स्टिक वगैरह से, आप पूरा कैंडल स्टिक वगैरह से आप पूरा चार्ट बनाते हैं ना, स्टॉक्स का चार्ट तैयार होता है, तो उसमें जो है ना, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसी चार्ट के पैटर्न को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, उस चार्ट के कई पैटर्न होते हैं ना, उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। क्लियर है? वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें, तो वो क्या है, वो उस चार्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, जो भी हमारे स्टॉक की प्राइसेस हैं, वो उसका एक स्पेसिफिक लेवल है, स्पेसिफिक पॉइंट है, जहाँ से आपका स्टॉक पॉज हो जाता है और वो रिवर्स होना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर वो अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड शुरू कर देगा। मतलब वो एक लेवल है जहाँ पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, मूव ऑन करता है। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा ना, जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब आपको कोई आपके बैड टाइम पे सपोर्ट करता है, तो क्या आप फिर भी आप खराब फील करते हो और आप डाउन चले जाते हो? नहीं, जैसे कोई आपको सपोर्ट मिलता है तो आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, मतलब जो आपका बैड टाइम था वो रिवर्स हो जाता है ना। सेम चीज़ वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्राइस का, आपके स्टॉक की प्राइस का वो लेवल होता है चार्ट में, जहाँ के बाद आपके स्टॉक की प्राइसेस स्टॉप होके अपने डायरेक्शंस को रिवर्स करती हैं। इज इट क्लियर? बेसिकली इसको ना, अगर लाइन पॉइंट इस तरह से डिनोट करें, इससे बेटर है कि हम इसे एक जोन में डिनोट करें। जोन क्या होता है ना, एरिया जैसे, तो उसमें ना थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट कह देंगे तो बस उतना ही, पर जोन से ना थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है कि ये टाइमिंग था ना। जैसे प्राइसेस की बात करें, तो प्राइसेस में 0.5, 0.2, 0.3 करके ऐसे अप एंड डाउन थोड़े से जो रहते हैं ना, वो पूरा जोन बन जाएगा उसका। तो इसीलिए इसको लाइन्स की जगह पे हमें जोन में डिक्लेयर करना चाहिए। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ना, एक ये ऐसे काम करता है जैसे एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो, किसका? ट्रेडर और इन्वेस्टर का। अब साइकोलॉजिकल बैरियर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि ये
जो ट्रेडर्स की इमोशन, इन्वेस्टर्स की जो इमोशंस होती है या एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड हो जाती है। मतलब ये कहीं न कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल उस उनकी जो बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजंस हैं ना, वो उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर देता है। उसी के बेसिस पे इन पॉइंट्स को ध्यान देते हुए, इन लेवल को देखते हुए ही इन्वेस्टर डिसाइड कर पाता है कि मुझे बाय कर लेना चाहिए, मुझे सेल कर देना चाहिए, मुझे एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में या मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए इस तरीके एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात समझी है कि टेक्निकल एनालिसिस में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्राइस लेवल है चार्ट पे। जो चार्ट प्रिपेयर होता है उस चार्ट पे एक प्राइस लेवल है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ से स्टॉक की प्राइसेस स्टॉप होके अपने डायरेक्शंस को रिवर्स करती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सो अब अगर हम एक एक करके समझें, पहले हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है? देखिए, सपोर्ट लेवल जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सपोर्ट लेवल क्या आपके बैड टाइम पे आपको सपोर्ट करने वाला है, तो इसी तरह स्टॉक की प्राइसेस का बैड टाइम क्या होगा? जब वो डाउनवर्ड जा रही होंगी। तो सपोर्ट लेवल क्या हो गया? प्राइस का वो लेवल हो गया जहाँ पे आपके स्टॉक की प्राइसेस या आपके एसेट्स की प्राइसेस क्या होती हैं, जो गिर रही होती हैं ना, जो डाउन जा रही होती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं और वापस से रिवर्स होती हैं। मतलब वो पॉइंट जहाँ के बाद उनको वो रुक जाती हैं। मतलब अगर वो डाउन हो रही है, जैसे 150 प्राइस मान लीजिए, किसी स्टॉक की प्राइस की बात हम करें और उसकी स्टॉक की प्राइस कंटिन्यू 250 से डाउन होते 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 125 तक पहुंची है। अब 125 के बाद वो और नीचे नहीं जा रही है, 125 के बाद उसको एक सपोर्ट मिला और वो 125 से वापस से रिवर्स हो गई, है ना, वापस से मूव ऑन कर गई। अब 130, 140, 150 वापस से आगे बढ़ना शुरू कर दी। तो वो जो पॉइंट था ना, वो क्या कहलाता है? आपका सपोर्ट लेवल कहला। ठीक है? सो सपोर्ट लेवल वो प्राइस लेवल होता है जहाँ पे आपके जो स्टॉक होते हैं वो गिरना बंद करके वापस से उठना शुरू कर देते हैं ना। जो वो डाउन जा रहे थे, प्राइसेस आपकी डिक्रीज हो रही थी, वो वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। सो ये वो लेवल हुआ जहाँ के बाद ये माना जाता है कि प्राइसेस अब इससे नीचे नहीं गिरेंगी। ठीक है? ये वो लेवल है, ये वो जोन है जिसके बाद प्राइसेस और नीचे डाउन नहीं जाने वाली हैं। अगर जाती हैं तो क्या होता है वो हम आगे समझ लेंगे, पर बेसिकली ये कहा जाता है कि यही वो लेवल है जिसके बाद वो प्राइसेस शायद नीचे नहीं जाएंगी। ठीक है? प्राइसेस विल नॉट लाइकली टू फॉल। क्लियर है? तो अब क्या हो गया? अब ये पॉइंट तो हमें मिल गया कि जहाँ जहाँ के बाद प्राइसेस और डाउन नहीं जाएंगी बल्कि बाउंस बैक हो जाएंगी। तो अगर हम उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू करें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आई ना, वो ही कहलाती है सपोर्ट लाइन। इज इट क्लियर? सारे लो पॉइंट्स, है ना, आप अगर आपने चार्ट देखा होगा स्टॉक का, तो कैसे अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे कैसे पूरा चार्ट, ऐसे ग्राफ पूरा जाता रहता है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे पूरा ग्राफ जाता रहता है। तो जितने भी उसके लो पॉइंट्स है, जितना डाउनवर्ड पॉइंट्स थे, जब जब वो डाउन गया होगा, उन सारे पॉइंट्स को जब हम एक लाइन से कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसी लाइन को, वो लाइन क्या कहलाती है? सपोर्ट लाइन। वही लाइन हमारी सपोर्ट लाइन फ्रेम होती है। ठीक है? इस लाइन पे, या ये जो इनका डाउनवर्ड टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे होता क्या है कि ये मान लिया जाता है कि अब इस टाइम पीरियड के बाद इतनी डिमांड आ जाएगी, इतने लोग उस स्टॉक को परचेज करने लग जाएंगे कि अपने आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वापस से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ना कि और नीचे गिरेंगे। यही रीज़न होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि अब 150 पहुंच गया या 125 पहुंच गया, 125 के नीचे और नहीं जा रहा है, अब उससे नीचे गिरेगा नहीं बल्कि अब उससे ऊपर उठना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ये 125 वो पॉइंट हो गया उस स्टॉक का जहाँ पे इतनी डिमांड आ गई उस स्टॉक की कि सप्लाई कम हो गई। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई ही सब सारा खेल होता है। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा लोग मांगने लगते हैं और चीज़ कम है तो बट ऑब्वियसली वो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है, तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस डाउन नहीं जाएगी बल्कि वो अपवर्ड जाने लगेगी। इज इट क्लियर? तो वो ये डिमांड ही उसको वापस नीचे गिरने से रोकती है। और यही वो टाइम पीरियड होता है जब एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा समय होता है कि वो अगर मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है, मतलब अब स्टॉक को परचेज कर सकता है। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ, ये सबसे लोवेस्ट है इसका, इससे नीचे इसकी प्राइस नहीं जाने वाली, तो अब परचेज कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की। जब रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो अब क्या हो गया, ये जैसे मैंने कहा था ना कि आपका रेजिस्ट है कि आप इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, ये मतलब आप कितनी भी मेहनत करते हैं इससे आगे नहीं जा पाते हैं। सो सेम, अब आगे नहीं जा पाते इसका मतलब वहीं पे रुक जाते हैं और उससे नीचे जाना शुरू कर देते हैं। सो ये प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये वो प्राइस लेवल होता है जहाँ पे आपका स्टॉक जो है बढ़ना बंद कर देता है। इसके बाद वो क्या हो जाता है, वापस से गिरना शुरू करता है, स्टार्ट फॉलिंग ना, मतलब वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये वो लेवल है जिसके बाद ये माना जाता है कि प्राइसेस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे अभी आप गोल्ड में देख लीजिए, गोल्ड में अगर प्राइसेस 1,35,000 गोल्ड का रेट चला गया तो अब बहुत सारी प्रोडिक्शन आ जा रही है जो ये कह रही है कि अब इससे ऊपर गोल्ड की प्राइस नहीं जाएगी, अब गोल्ड गिरेगा, है ना, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। जब जब भी ऐसा हुआ होगा वो रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा और उसके बेसिस पे ये बात कही जा रही है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि नहीं अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये कहा जा रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब हम कह रहे हैं कि हाँ बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब क्या होगा, अब गोल्ड की प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो वो उसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों हो गया, अब 1,35,000 पहुँचते ही क्यों ये कहा जा रहा है कि अब ऊपर नहीं जाएगा बल्कि अब गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग हो जाएगा कि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि इससे ऊपर प्राइस जा सके। मतलब इतनी सप्लाई हो जाएगी, जिनके पास भी गोल्ड रखे थे वो अपना गोल्ड सेल करना शुरू कर देंगे, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में इतनी ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, इतनी सप्लाई हो गई गोल्ड की और डिमांड है ही नहीं, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो प्राइसेस क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इज इट क्लियर। जब गोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, उसी प्राइस पे गोल्ड पड़े हुए हैं, मैं गोल्ड की कमोडिटी की बात कर ले रही हूँ, गोल्ड उसी प्राइस पे पड़े हुए हैं और कोई परचेज करने को ही रेडी नहीं है, डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में होगा क्या, अपने आप उसकी प्राइसेस डाउन होना चले शुरू हो जाएंगी। सो ऐसा क्या होता है, ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है ना, ये स्टॉक प्राइसेस के लिए ज़्यादा सूट करता है, तो वहाँ पे इसी बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। क्लियर है। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है जब वो एग्जिट कर सकते हैं, उनके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, सेल कर दो जितना सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक है, मान लीजिए एक्स कंपनी का स्टॉक है और वो 150 तक जाता है, अब 150 से अब वो नहीं बढ़ पा रहा, तो 150 ही उसका रेजिस्टेंस लेवल हो गई, मतलब इसी पॉइंट पे जितना सेल करना कर लो, क्योंकि इसके बाद तो वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब इसको ना एक चार्ट से समझ रहे हैं, जैसे बार बार हम चार्ट की बात कर रहे हैं तो एक चार्ट से समझिए इसको। देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं ना, जितने भी जो ये आप देख रहे कैंडल स्टिक्स में बने हुए हैं, तो ये जितने भी डाउन है ना, ये सारे जब इन सारे डाउन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया तो वो क्या बन गया, सपोर्ट लाइन, क्योंकि ये देखा जा रहा है ना इससे नीचे प्राइस डाउन नहीं जा पा रही है, इससे नीचे प्राइस डिक्रीज नहीं हो रही है, तो यही इसका सपोर्ट लेवल बन गया। अब इसके बाद प्राइस अपवर्ड होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना, वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये इसकी सपोर्ट लाइन बन गई। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो देखिए रेजिस्टेंस जो लाइन है वो उसका अपवर्ड पॉइंट्स है, मतलब उस पॉइंट के बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, अगर उसके ऊपर बढ़ा है तो क्या होता है वो अभी हम आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल के बाद एक पॉइंट के बाद दिख रहा है कि वो ब्रेक करके आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, वो डाउन होने की जगह उसने क्या किया, ट्रेंड को बिल्कुल भी, पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया और वो अप होना शुरू कर दिया। तो अब ये क्या कहलाता है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं आपका रोल रिवर्सल प्रिंसिपल या ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट, अब जैसे हमने सिंपली क्या समझा था कि भाई सपोर्ट लेवल वो पॉइंट हो गया जिससे नीचे नहीं जाएगी प्राइसेस, और रेजिस्टेंस लेवल वो हो गया जैसे ऊपर प्राइसेस नहीं जाएगी। अब ये ब्रेकआउट और रोल रिवर्सल जैसे अपोजिट हो गया, अगर इससे अपोजिट हुआ तो क्या हुआ, मतलब अगर आपके स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो रेजिस्टेंस लेवल से अबव चली गई या सपोर्ट लेवल से नीचे चली गई तो क्या होगा, तो ही उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, रेजिस्टेंस लेवल से अबव चली जाती है या सपोर्ट लेवल से डाउन चली जाती है स्टॉक की प्राइसेस, तो हम कहते हैं कि ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट ट्रेंड है। ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में अब क्या आएगा, अब आएगा रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। मतलब क्या हो जाएगा, जब प्राइसेस ब्रेक होती हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक हुई, जो अपर लेवल था ना, हाईएस्ट जो लेवल था इससे ऊपर नहीं जाती थी, अगर उन्होंने उस ऊपर के ट्रेंड को भी पार कर दिया तो अब क्या होगा, अब वो ऊपर ही ऊपर जाएगी, अब ऊपर में फिर से अपवर्ड डाउनवर्ड शुरू होगा, तो ये जो उसका अपर पॉइंट था जो हम रेजिस्टेंस लेवल बना के चल रहे थे, अब वो क्या बन जाएगा, अब वो न्यू सपोर्ट लाइन बन जाएगी, है ना। तो रोल रिवर्सल
रिवर्स हो गया, जो रेजिस्टेंस था अब वो क्या बन गया, सपोर्ट लाइन बन गई। जो रेजिस्टेंस अपर चल रहा था, अपर लेवल चल रहा था, अभी वो क्या हो गया, वो लोअर लेवल हो गया उसका, मतलब लोवेस्ट उतना ही जा रहा है, उसके ऊपर ही बढ़ते जा रहा है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर प्राइसेस मान लीजिए फॉल कर रही थी, सपोर्ट लाइन, ठीक है, अब उस सपोर्ट लाइन से भी नीचे चली गई प्राइसेस, ठीक है, सपोर्ट लाइन से नीचे डिक्रीज कर गई, तो अब क्या हो गया, अब उससे नीचे डिक्रीज कर रही है, तो अब तो उसका लोवेस्ट पॉइंट कोई और हो जाएगा, बल्कि ये जो जिस पॉइंट से नीचे डिक्रीज करना शुरू कर गई वो सपोर्ट लाइन ही क्या बन जाएगी, उसका रेजिस्टेंस लेवल। तो इसी को हम कहते हैं रोल रिवर्सल प्रिंसिपल। जो सपोर्ट लाइन थी वो रेजिस्टेंस लेवल बन गई, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। इस चीज़ को ना एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये देखिए पूरा ग्राफ है हमारा। अभी ऐसे देखिए जितने भी आपके डाउनवर्ड ट्रेंड थे उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किए तो ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट लाइन बन गया। अपवर्ड को कनेक्ट किए तो रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब देखिए रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जा रही है ना, रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जा रही है। तो अब इस चीज़ को भी समझते हैं। देखिए ये हमारा सपोर्ट लाइन था, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था। अब अगर इसको ब्रेक कर रही है तो क्या होगा, अगर हम वो ब्रेक करते जा रही है तो फिर वो एक नया ट्रेंड सेटअप कर रही है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल था वही इसका सपोर्ट लेवल बन जा रहा है, वही इसके डाउनवर्ड पॉइंट्स बन जा रहे हैं, लो पॉइंट्स बन जा रहे हैं और नया रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वो डाउन जा रही होती, नीचे फॉल कर रही होती, सपोर्ट लाइन से नीचे जा रही होती, तो ये सपोर्ट लाइन क्या बन जाती, उसकी रेजिस्टेंस लाइन बन जाती और फिर न्यू सपोर्ट लाइन क्रिएट होती। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। सो ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ये सपोर्ट हमारा बन गया और ये हमारी न्यू रेजिस्टेंस लाइन बन गई। क्लियर है? सो ये चीज़ें पूरी ही ऐसी ही हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।